बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। दिस इक्वेशन वाज प्रपोज्ड बाय ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन एरवन श्रोडिंजर और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड वी गॉट दिस रिलेशनशिप बिटवीन साई एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द रिलेशन. Wave function psi is related to angular displacement theta by this relationship. Let this is equation number 1. Here theta is angular displacement. और हमने पढ़ा था कि जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है, सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम. इट मीन we can write theta is equal to omega t. It is the product of angular velocity and time. तो हम थीटा की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे. देन वी विल गेट साई इक्वल टू a साइन ओमेगा t. ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज दिस वन. टू पाई न्यू. तो एंगुलर वेलोसिटी की ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में यहां पर पुट करें देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. यहां पर न्यू ये फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ. तो वी कैन पुट न्यू इक्वल टू वी ओवर लैम्डा. इस इक्वेशन में न्यू की जगह हम पुट करेंगे वी ओवर लैम्डा. देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. ये हमने न्यू को रिप्लेस कर दिया वी ओवर लैम्डा से और इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. linear velocity multiplied by time. This is actually linear displacement. तो vt को हम रिप्लेस कर सकते हैं with x. तो इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर हम vt की जगह x पुट करें then we get this equation. इस इक्वेशन में ये a है रेडियस ऑफ ऑर्बिट और ये कांस्टेंट है 2 पाई. कांस्टेंट है लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इसको भी हमने कांस्टेंट ले लिया. x डिस्प्लेसमेंट है और ये वेरिएबल है. अब नेक्स्ट हम जब इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे हम कांस्टेंट फैक्टर को ग्रीन कलर से शो करेंगे और वेरिएबल को स्काई ब्लू कलर से शो करेंगे. इसमें x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन. इस इक्वेशन 2 को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ये देखें इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी राइट हैंड साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. ये देखें लेफ्ट हैंड साइड को ये d ओवर dx ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है. अब हमने a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा को डिफरेंशिएट करना है. a चूंकि कांस्टेंट है इस पर डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होगा. अगर कांस्टेंट फैक्टर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता और डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना. अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रही, उसमें रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है, इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है. अलबत्ता कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर हम कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो यहाँ
ए कांस्टेंट है, साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा एज ए होल वेरिएबल है। तो ए को हमने डिफरेंशियल साइन से बाहर रख लिया, साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा को डिफरेंशिएट कर दिया। इस साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा में 2 पाई ओवर लेमडा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। अब चूंकि एक्स वेरिएबल है, एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पाई ओवर लेमडा को एज सच रहने देंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा का डेरिवेटिव कॉस 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। तो यहाँ पर इसको हमने ग्रीन हाईलाइट किया, तो यहाँ इसके आंसर को भी, इसके रिजल्ट को भी ग्रीन हाईलाइट कर दिया। लेकिन साइन के आगे 2 पाई एक्स ओवर लेमडा में 2 पाई ओवर लेमडा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो इसे हमने अलग से डिफरेंशिएट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, या जिसको हम कहेंगे डिफरेंशियल ऑफ साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, इट इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एक्स ओवर लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। और 2 पाई एक्स ओवर लेमडा का डिफरेंशियल या 2 पाई एक्स ओवर लेमडा का डेरिवेटिव 2 पाई ओवर लेमडा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 हम यहाँ लिखें या ना लिखें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो ये जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है, इसका हमारे पास रिजल्ट है 2 पाई ओवर लेमडा। अब ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन will be converted to this equation, that is equation number 3. ये 2 पाई ओवर लेमडा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, और a cos 2 पाई एक्स ओवर लेमडा इज़ द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ a sin 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। इसमें 2 पाई a और लेमडा ये कांस्टेंट है, इसको हमने लिख दिया ग्रीन कलर से। cos 2 पाई एक्स ओवर लेमडा को हम फर्दर भी अगर चाहें तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन 3 को वंस अगेन हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन 3 को वंस अगेन हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो d साई ओवर डी एक्स पर भी डिफरेंशियल का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, और ये 2 पाई a ओवर लेमडा कॉस 2 पाई x ओवर लेमडा पर भी डिफरेंशियल का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो किसी चीज़ के डबल डेरिवेटिव को यूँ लिखते हैं, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर। डी ओवर डी एक्स, इट इज़ सिंबल फॉर सिंपल डिफरेंशियल या सिंगल डिफरेंशियल, और डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर, इट इज़ सिंबल फॉर डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशियल। और राइट हैंड साइड पर भी जब हमने ये डबल डिफरेंशियल अप्लाई किया, इस इक्वेशन में 2 पाई a ओवर लेमडा ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ, इस वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल जिसको हमने येलो हाईलाइट किया हुआ है। अब 2 पाई a ओवर लेमडा चूँकि कांस्टेंट है, इस पर डिफरेंशियल का ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा, इसे हम डिफरेंशियल के साइन से बाहर लिख लेंगे। 2 पाई a ओवर लेमडा ये अब डिफरेंशियल से इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमने डिफरेंशिएट करना है cos 2 पाई x ओवर लेमडा को। जिस हमने पढ़ा था कि साइन का डेरिवेटिव है cos, और अब cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। तो cos 2 पाई x ओवर लेमडा का डेरिवेटिव ये देखें, माइनस साइन 2 पाई x ओवर लेमडा। तो cos 2 पाई x ओवर लेमडा को हमने येलो हाईलाइट किया, उसके रिजल्ट को भी येलो हाईलाइट कर दिया। इट इज़ माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, और 2 पाई एक्स ओवर लेमडा में चूंकि x स्टिल प्रेजेंट है,
ये देखें ये x स्टिल वेरिएबल है, तो जब तक वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा उस वक्त तक हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते रहेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। तो वंस अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लेमडा को, और हम ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड डिफरेंशियल ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा, क्योंकि 2 पाई ओवर लेमडा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 1 से इसको 2 पाई लेमडा को अगर मल्टीप्लाई कर दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन यहाँ पर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया। इसके स्टार्ट में ये देखें 2 पाई ओवर लेमडा ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अब जब आपने कास को डिफरेंशिएट किया, कास का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, एंड दैट इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, और 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव 2 पाई ओवर लेमडा। इस 2 पाई ओवर लेमडा को भी हम स्टार्ट में ले आएंगे। एक दफ़ा 2 पाई ओवर लेमडा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, और एक 2 पाई ओवर लेमडा अब हमने हासिल कर लिया, तो ये 2 पाई ओवर लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ओवर लेमडा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख लेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में हमारे पास है माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू हाईलाइटेड जो टर्म है 2 पाई ओवर लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ओवर लेमडा, इसको हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा। इस a को अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाए और इस नेगेटिव साइन को यहाँ स्टार्ट में ले आए, तो इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में ये 2 पाई ओवर लेमडा को 2 पाई ओवर लेमडा से मल्टीप्लाई कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में हम नेगेटिव साइन को बाहर ले जाएं और a को अंदर ले जाएं। तो ज़रा गौर से देखें कि ये a साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा, इसको हमने स्टार्ट में पाई कहा था। ये देखेंगे, ये देखें साई वाज इक्वल टू a साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। इट मीन in this equation we can put a sin 2 pi x over lambda equal to psi. From equation 1 we got psi is equal to a sin 2 pi x over lambda, और याद रखिएगा ये 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा इट इज़ एक्चुअली थीटा। ये वैल्यू हमने थीटा की जगह पुट की थी जो कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन इस इक्वेशन में साई वेव फंक्शन है, ए रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा इट इज़ एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट वाज इक्वल टू थीटा। तो हम ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा को इक्वल टू साई पुट करेंगे in this equation 4, then यहाँ पर a sin 2 pi x over lambda की जगह जब हम psi पुट करेंगे then this equation will become like this। अब इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आ गई। ये नेगेटिव टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं we can write it like this, that is equation number 5। और इसी इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये सेम है, ये एक ही इक्वेशन को हमने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, रीअरेंजमेंट भी नहीं की, जस्ट हमने यहाँ पर गैमा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो हमने 4 पाई स्क्वायर साई को 1 ओवर गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। Equation 5 and equation 6, these are two forms of same equation. Now come to de Broglie hypothesis। de Broglie ने कहा
कि अगर लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी एज ए वेव बिहेव कर सकता है। इट मीन कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा वो वेव बनाएगा। ईच पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव, और जहाँ भी कोई वेव बनती है उसके बिहाइंड कोई ना कोई वेव इक्वेशन होती है, और उसी वेव इक्वेशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्राय, जब मैटर मूव करता है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है वो वेव बनाता है। इसका मतलब है उसकी कोई वेव लेंथ भी होगी, एंड वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव लेंथ ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। According to de Broglie hypothesis, wavelength of particle wave is given by this equation, lambda equal to h over p. Here p is momentum, and we know momentum is the product of mass and velocity. So lambda is equal to h over mv, this one. इस इक्वेशन को जो हमने डी ब्राय हाइपोथेसिस से, ये एक्चुअली डी ब्राय इक्वेशन है, इसको अगर इन्वर्ट कर लें तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू एम वी ओवर एच। अब आप इस इक्वेशन को, इसको स्केयर लेंगे, जब स्केयर लेंगे वी विल गेट 1 ओवर लैम्डा स्केयर इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन में एम स्केयर कांस्टेंट है, एच स्केयर भी कांस्टेंट है, अलबत्ता वी स्केयर ये वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मैस कांस्टेंट है, एच ये हमने पढ़ा था कि एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो 1 ओवर लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर ओवर एच स्केयर। तो 1 ओवर लैम्डा स्केयर की ये वैल्यू इक्वेशन 7 से आप उठाएं और इस इक्वेशन को, इसको पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन 6 में। यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा स्केयर की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो हम लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 से 1 ओवर लैम्डा स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वेशन 6 में पुट कर दी। बट अगेन यहाँ पर कांस्टेंट को हमने ग्रीन कलर से शो किया है, वेरिएबल को ब्लू कलर से शो किया है, और वेव फंक्शन साई जहाँ भी है उसको हम रेड कलर से शो करते जा रहे हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इज एक्चुअली हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। इसी में अगर आप इस कैपिटल V को, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो वी गेट E माइनस वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्मॉल v वेलोसिटी के लिए, कैपिटल V पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है तो इसको ग्रीन कलर से लिखेंगे। इट मीन V स्क्वायर इज दिस वन, तो V स्क्वायर की ये वैल्यू अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 8 में, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल पुट वैल्यू ऑफ V स्क्वायर इन इक्वेशन 8। तो ये इक्वेशन 8 में हमने V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अगेन कांस्टेंट फैक्टर्स को हमने ग्रीन कलर से शो किया,
नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 4 ये मल्टीप्लाई होके बन गया 8। इस m के साथ ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में m का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में m है, तो ये कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये इक्वेशन 9, इट इज़ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन फॉर वेव दैट इज ट्रेवलिंग इन वन डायमेंशन, और वो डायमेंशन कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन फॉर वेव दैट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, और इसमें टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन भी है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो सो फार इस इक्वेशन में हमने टाइम का फैक्टर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया, तो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वेव विच इज़ ट्रेवलिंग इन x axis in one dimension only and that dimension is x axis। तो इसी इक्वेशन को अगर हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें, फॉर वेव मूविंग इन 3 डायमेंशन, अब हम जब 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस के साथ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस और z एक्सेस भी लिखेंगे। फॉर 3 डायमेंशन वी कैन राइट लाइक दिस: double differential of psi with respect to x axis, double differential of psi with respect to y axis, double differential of psi with respect to z axis। अब इसका मतलब ये है कि psi सिर्फ x axis का वेरिएबल नहीं है, psi की वैल्यू y और z पर भी डिपेंड करती है। तो ये ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, देन हम डिफरेंशियल के साइन को या डेरिवेटिव के साइन को d से शो करते हैं। और जब किसी वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करने लगे तो फिर बेहतर है कि हम फुल डेरिवेटिव की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करें, और पार्शियल डेरिवेटिव को हम d की बजाय करली से शो करते हैं। अब इस इक्वेशन से एक बात हमें पता चली कि साई इज़ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, इट इज़ फंक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस, बिकॉज वेव इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। therefore its wave function is the function of x axis, its wave function is the function of y axis, and wave function of this wave is the function of z axis। तो we will replace full derivative with partial derivative, and partial derivative को आप partial differential भी लिख सकते हैं। नाउ हमने d को रिप्लेस कर दिया इस साइन करली से। नाउ दिस इज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन फॉर वेव ट्रेवलिंग इन 3 डायमेंशन, एंड इट इज़ आल्सो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इसमें भी टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रेवलिंग इन 3 डायमेंशन। अलबत्ता इस इक्वेशन पे हम थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वैसे ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ से इस फैक्टर से अगर हम साई को कॉमन ले लें, ये साई को हमने कॉमन लिया, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर। This is actually equal to inverse delta square।
और इसको कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, या लैप्लेशियन ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। तो दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस विद रिप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। फर्दर भी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं। इसको अगर हम e से अलग मल्टीप्लाई करें और v से अलग मल्टीप्लाई करें तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 10 की ही मॉडिफिकेशन है। लेट दिस इज इक्वेशन 11। ये 11 इस इक्वेशन का नंबर है, ये इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड। इसी इक्वेशन 11 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8 पाई m e साई ओवर h स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर m v साई ओवर h स्क्वायर। इस पार्ट में 8 पाई m ओवर h स्क्वायर, ये कांस्टेंट भी है और कॉमन भी है। इसको अगर कॉमन ले लिया जाए वी विल गेट दिस इक्वेशन। एंड देन इसी इक्वेशन को दोनों साइड्स पर अगर हम h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर लें, इस फैक्टर का इन्वर्स है ये फैक्टर। इस फैक्टर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो ये इक्वेशन, अब हमने इसके दोनों साइड पर इसके हर फैक्टर को h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई किया। मैं ज़रा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आई थिंक फॉन्ट साइज इंक्रीज करने से ये देखें दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया। और राइट हैंड साइड पर 0 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका तो आंसर 0 ही रहना है। यहाँ से h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, इस 8 स्क्वायर पाई m ओवर h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सेम कैंसिलेशन यहाँ पर भी होगी। तो इस पूरे फैक्टर की जगह अब हमारे पास आ गया सिर्फ e साई माइनस v साई, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। और राइट हैंड साइड पर 0 एज सच प्रेजेंट है। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v साई को हम राइट हैंड साइड पर ले गए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। और इस फैक्टर को हम राइट साइड पर ले गए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इस राइट हैंड साइड पर अगर हम साई को कॉमन ले लें, अब ये जो फैक्टर है इसकी डिटेल तो हम आगे चल के पढ़ेंगे,
एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम कैपिटल H से शो करेंगे। V माइनस डेल्टा स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर M, it is equal to capital H and capital H is Hamiltonian operator। तो ये हमारे पास श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अगेन H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। जस्ट साइड्स चेंज कर ली। इस इक्वेशन को हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। फिलहाल इतना समझें, H ऑपरेटर है और ये साई हमारा फंक्शन है। इस ऑपरेटर ने इस फंक्शन पर ऑपरेट किया एंड इन ऑन एज ए रिजल्ट वी गॉट सेम फंक्शन। साई पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ने ऑपरेट किया और सेम फंक्शन रिप्रोड्यूस हो गया विद दिस वैल्यू। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम कहेंगे कि ये आइगन ऑपरेटर है। आइगन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो सेम फंक्शन रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसको डिटेल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दिस इक्वेशन, इसका लेट्स सपोज इसका कोई नंबर होना चाहिए। प्रीवियसली वी वर इन इक्वेशन नंबर let this is equation number 12। This equation is equation number 12 and it is simplest form of Schrodinger's wave equation। This equation has many possible solution for psi। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को तो साई के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, यानी हमारे पास साई की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो उन कंडीशन को फॉलो करती हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि साई की सिर्फ वही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल हैं जो फिनाइट हों, जो कंटिन्यूस हों और सिंगल वैल्यूड हों। ऐसा फंक्शन जो फिनाइट हो, कंटिन्यूस हो, सिंगल वैल्यूड हो, इस फंक्शन को कहते हैं वेल बिहेव्ड फंक्शन। तो साई की सिर्फ वही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होंगी जो वेल बिहेव्ड होंगी, जो फिनाइट होंगी, कंटिन्यूस होंगी, सिंगल वैल्यूड होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको अगर कहा जाए कि 64 का अंडर रूट क्या है। तो लेट अस राइट under root of 64। under root of 64 is equal to 8। ये आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन अधूरा है। अगर आप कहें 64 का अंडर रूट या 64 का स्क्वायर रूट 8 है तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये आधा सच है। क्यों कि 64 का अंडर रूट 8 भी है और 64 का अंडर रूट -8 भी है। क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 64 एंड -8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज़ आल्सो इक्वल टू 64। लेकिन हम सिर्फ जब भी पढ़ते हैं हम कहते हैं 64 का अंडर रूट 8, 16 का अंडर रूट 4, 100 का अंडर रूट 10, 25 का अंडर रूट 5। हालांकि 25 का अंडर रूट 5 भी है, -5 भी है, 100 का अंडर रूट 10 भी है, -10 भी है। लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू, ये वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।
क्योंकि हो सकता है हम किसी चीज़ की लेंथ ले रहे हों, किसी चीज़ की मैस ले रहे हों, तो मैस नेगेटिव में नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं हो सकता, एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, टेम्परेचर अलबत्ता नेगेटिव में जा सकता है अगर आप केल्विन स्केल में नहीं ले रहे। अगर आप टेम्परेचर को कैलकुलेशन आप जब भी करेंगे टेम्परेचर को एब्सलूट स्केल में लेंगे, और एब्सलूट स्केल है केल्विन स्केल, उसमें टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं और जब भी पढ़ाते हैं हम कहते हैं 64 का डेरिवेटिव, 64 का अंडर रूट है 8, ये 8 हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, -8 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस -8 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 8 इज़ एक्सेप्टेबल। तो सिमिलरली जब आप श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई की बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, हमने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को अब तक डिराइव किया है। ये जो फॉर्म हमने डिराइव की है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, वरना ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे साई की बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन हर वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सिर्फ वही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होंगी जो इन कंडीशन को फुलफ़िल करती हों। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन on this topic in next lectures also. So inshallah see you again tomorrow. Thank you very much. Allah Hafiz.